वेलकम टू कॉर क्लासेस। कॉर क्लासेस के सभी व्यूअर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, बहुत टाइम से हमारे पास व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी कि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज के बेसिस पे एमसीक्यूज क्वेश्चन के वीडियो जरूर बनाएं। तो इसी डिमांड को देखते हुए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है वो बीए जनरल, बीकॉम जनरल और उसके साथ साथ बीएससी जनरल तीनों कोर्सेज के लिए कंपलसरी है और तीनों कोर्सेज के लिए ये कॉमन रहने वाली है। तो तीनों कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। और एक बात और बता दें कि इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर में से बन सकते थे हमने बनाए हैं और इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वीडियो को देखकर इसके साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। आपको कोई नोट स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो देखें और हमारे साथ साथ रिवाइज करें। जैसे जैसे हम आपको बोलते जाएंगे आंसर्स, आपको रिवाइज होता जाएगा और आप उसके साथ साथ डायरेक्टली आप क्या है कि इस चैप्टर के लिए इस कोर्स कोड के लिए आप स्टडी जो एग्जाम के लिए प्रेपरेशन है वो करते जाएंगे। तो आपको सेपरेट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सेपरेट टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स आपके होते हैं जिसको आपको ज्यादा टाइम देना होता है। तो उसी को देखते हुए हमने आपके लिए जो टाइम कंज्यूमिंग है वो कम करने के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोर्स कोड है BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज फर्स्ट यूनिट। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोसिस्टम। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन, एक्चुअली इट इज इंटरैक्शन। किस किस के बीच में इंटरैक्शन है? फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स, मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? इकोसिस्टम बनेगा। इंटरैक्शन ऑफ फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स। तो याद हो गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द वर्ड नेचुरल इन्वायरमेंट ब्रिंग्स टू। नेचुरल इन्वायरमेंट ब्रिंग्स टू द माइंड aspects of landscape. Mind aspects of landscape. Next question is what are different kinds of environment. तो different kinds of environment क्या है? सबसे पहले है home environment and next is business environment and last is political environment. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लैंक्टन्स। आपने लास्ट लोअर क्लासेस में इसको बहुत बार पढ़ा होगा, वही इसकी डेफिनेशन आपको चूज करनी है। तो आपको 4 ऑप्शंस आएंगी जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। वही करेक्ट ऑप्शन मैं डायरेक्टली आपको लिख के दे रही हूँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस आंसर पे ध्यान देना है। जो भी आपको ऑप्शंस आएंगी उसमें से आपको यही वाली करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करनी है। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला था? व्हाट आर प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? बायोटिक इन्वायरमेंट। एक बायोटिक इन्वायरमेंट है जिसमें लिविंग सिस्टम रहता है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर सेप्रोट्रोप्स। हमें ऐसे एग्जांपल देनी है डिकम्पोजर्स की। होने चाहिए वो डिकम्पोजर्स बट उसके साथ साथ वो सेप्रोट्रोप्स होने चाहिए। तो ऐसे कौन से डिकम्पोजर हैं? फर्स्ट इज बैक्टीरिया एंड नेक्स्ट इज फंजाई। कौन कौन से? बैक्टीरिया एंड फंजाई। अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ऑप्शन आती है, बैक्टीरिया आती है सिर्फ, बाकी और जो होंगी एल्स ऑप्शंस वो रॉन्ग होंगी, तो सिर्फ बैक्टीरिया भी हो सकता है। बैक्टीरिया ना देके करेक्ट ऑप्शन फंजाई भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको दोनों ऑप्शन साथ में दे रही हूँ। कोई भी आ जाए तो आपको इन दोनों में से ही कोई चूज करना होगा। गिव एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। Give example of external environment. External environment is a next 6th question जिसका आंसर है external environment जो हमें externally दिखता है। For example, water in the pond. Actually external environment क्या होता है कि जो वाटर हमें, मतलब कि पॉन्ड में जो वाटर है आपको एक्सटर्नली, वो उसका बाहरी पार्ट है, उसको आप एक्सटर्नली देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक डेफिनेशन है, व्हाट इज रेंज ऑफ टॉलरेंस। एक्चुअली रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या होती है इसको आप थोड़ा समझ लें।
द ऑर्गेनिज्म that can tolerate means ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर सकते हैं। क्या टॉलरेट कर सकते हैं? चेंजेस इन एनवायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो नेचुरली ना हो, लेकिन अगर उसमें चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में विद इन अ सर्टेन रेंज, मतलब आपको पता है कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो नेचुरली आए चाहे वो इननेचुरल आए, मतलब कि चाहे वो ह्यूमन की वजह से हो चाहे वो नेचुरली इन्वायरमेंट में चेंज आए, लेकिन उस चेंजेस में से वो चेंज कितना है, वो चेंज ज्यादा भी हो सकता है, वो चेंज कम भी हो सकता है। अगर वो चेंज ज्यादा है, क्या उसकी लिमिट कितनी है? अगर उस विद इन लिमिट में इन ऑर्गेनिजम्स जो है उस चेंज को टॉलरेट कर पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या हो गया कि अगर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, जब जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहेंगे, तब तब अगर उस चेंज की लिमिट को अगर वो टॉलरेट कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं, तो उसको बोला जाएगा रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो वेरी इजी डेफिनेशन। गिव एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो आपको कोई भी एग्जांपल मैं आपको काफी सारी दे रही हूँ, तो इनमें से आपको अगर कोई भी ऑप्शन में आती है तो आपको वो चूज करनी है। सबसे पहले फर्स्ट है लाइट एंड सेकंड इज प्रेसिपिटेशन, उसके बाद है ह्यूमिडिटी, ये भी एबायोटिक है, ये बायोटिक नहीं है। ह्यूमिडिटी, आगे आप ले लें वाटर, टेम्परेचर, मेरे साथ साथ आप नोट करते जाएं, मतलब कि माइंड में एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो कौन कौन सी हो गई? लाइट, ये एबायोटिक है, बायोटिक नहीं है। बायोटिक है एनिमल्स, प्लांट्स, बाकी चीजें क्या है? एबायोटिक। लाइट, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसके साथ साथ आपको लिखना होगा इंटरनल इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट क्या हो गया? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेकंड इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, एंड थर्ड इज नेचुरल इन्वायरमेंट। थर्ड क्या हो गया? नेचुरल इन्वायरमेंट, एंड लास्ट जो फोर्थ है वो है ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट, एंड लास्ट इज जो आपको याद रखना है वो है ह्यूमन मॉडिफाइड की जगह आपको लिखना है मेड इन्वायरमेंट। तो कौन सी टाइप्स होगी आप याद रखें? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, एक्सटर्नली जो हम उसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल इन्वायरमेंट, जो हम एक्सटर्नली नहीं देख सकते हैं उसके इंटरनल पार्ट में, जैसे कि पॉन्ड को हमने बोला था, पॉन्ड में जो पानी है वो आएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, लेकिन उसमें जो प्लैंक्टन्स है, जूलॉजिकल जितना भी कंसेप्ट है वो सारा का सारा इंटरनल इन्वायरमेंट में आएगा। नेचुरल इन्वायरमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ऐड हो जाते हैं। ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? जो ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस किए हैं इन्वायरमेंट में अपने सर्वाइव के लिए। और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है कि ह्यूमन ने बनाया ऐसा कैसा इन्वायरमेंट बनाया है, चाहे वो फुलफिल हो या ना हो, वो उसके एडवांटेज हो ना हो, लेकिन जो भी ह्यूमन ने बनाया है उसे बोलेंगे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट में। नेचुरली जो भी आपको दिखता है वो सारा नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, और क्या हो सकता है? फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट्स हो गए, रिवर होगी,
और एक और कुछ लिख सकते हैं आप, जैसे कि रिवर भी हो गया, डेजर्ट भी हो गया, और लिख लीजिए ओशंस। These are the various examples of natural environment. Next is internal environment. Internal environment जो कि आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्सटर्नली जो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन इंटरनल जिसको आप नहीं चेक कर सकते, आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दैट इज बॉडी कैविटी ऑफ फिश। सो ये थे 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिव एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। ह्यूमन ने अपने अनुसार क्या क्या मॉडिफाइड किया है? ऑर्किड्स, पार्क्स को मॉडिफाई किया है, प्लांटेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है बहुत, सो इट इज प्लांटेशन, एंड लास्ट इज सेंचुरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन ने बनाया क्या है इन्वायरमेंट में? उसने इंडस्ट्रीज बनाई हैं, और क्या बनाया है? सिटीज, वेरियस एग्जाम्पल्स, टाउन्स और डैम्स। मीन्स आपको यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन ने मॉडिफाइड और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में डिफरेंस क्या है। ह्यूमन मॉडिफाइड में क्या है कि पहले से ही इन्वायरमेंट में कुछ चीजें ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिसको ह्यूमन ने अपने नीड के बेसिस के ऊपर उसे मॉडिफाई किया है, उसे चेंजेस किए हैं। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का ये मतलब है कि इन्वायरमेंट में वो चीजें पहले से नहीं थी, लेकिन ह्यूमन ने अपने सर्वाइव के अकॉर्डिंग उन्हें बना लिया है। So there is a big difference between human modified environment and human made environment. तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले ये देखना है कि मॉडिफाइड है या फिर मेड है। इन दोनों का जो वर्ड्स का डिफरेंस है उसके बेसिस पे ही इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप टर्म्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इसे आप अच्छे से करें। Determinism, and next term is possibilism, and last is environmentalism. Very very important. First is determinism. Determinism का मतलब यहाँ पे ये है कि आप पहले डिटर्मिन कीजिए कि ह्यूमन और रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट रिलेशनशिप ऐसा है कि पहले डिटर्मिन किया जाता है, फिर पॉसिबिलिटीज चेक की जाती हैं, फिर उसे इन्वायरमेंटल में अप्लाई किया जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके 100% चांसेस है कि वो पेपर में आएंगे। तो इसी को इस टॉपिक्स, इन टर्म्स, तीनों टर्म्स के रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसे स्किप नहीं करना है। गिव एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स इन इन्वायरमेंट। एबायोटिक हमने देखे थे, लाइट, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी वगैरह थे। तो बायोटिक में क्या आएंगे? मैंने बोला था कि आ गया थे, प्लांट्स आ जाते हैं, और उसके साथ साथ क्या आ जाते हैं? एनिमल्स। प्लांट्स, एनिमल्स, इसमें आप एक लाइन लिख दीजिए, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और इसके अलावा पैरासाइट्स हो सकते हैं और ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो लास्ट इज यहाँ पे आप ऑर्गेनिजम्स को लिख दीजिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कौन कौन से हैं? प्लांट्स हो गए, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जिसमें हम भी आते हैं, पैरासाइट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स कौन से? दैट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द जियोग्राफर हु एक्सपेंडेड टर्म डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म जो टर्म है वो किसके द्वारा एक्सपेंड की गई थी, किसके द्वारा वो बनाई गई थी? वो है फ्रीडरिच। दो थे, फर्स्ट इज फ्रीडरिच, स्पेलिंग अच्छे से देख लें, वैसे तो आपको ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन, फ्रीडरिच रेजल्स, एंड सेकेंड इज एलिसवर्थ हंटिंगटन,
एलिसवर्थ हंटिंगटन। तो ये आप अच्छे से याद रखें कि दो थे, एक के द्वारा ये बनाई गई थी, दूसरे के द्वारा उसको एक्सपैंड किया गया था। मतलब कि एक्सपैंड करने के लिए दोनों का बहुत ही अच्छा योगदान है। तो दोनों का नाम आप अच्छे से याद रखें। फर्स्ट इज फ्रीडरिच रेजल एंड नेक्स्ट इज एलिसवर्थ हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डिटर्मिनिज्म इज बेस्ड अपॉन। डिटर्मिनिज्म जो टर्म है उसका मतलब क्या हो, किस कंसेप्ट के ऊपर वो बेस्ड है। तो इसके दो नाम हो सकते हैं, दोनों आपको याद रखें, क्योंकि अगर आपको पेपर में आता है दोनों एक ऑप्शन ना आके दूसरी ऑप्शन आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो फर्स्ट कंसेप्ट इज ह्यूमन नेचर कंटेन्स, एक्चुअली ये है नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन, और दूसरी जो है वो है अर्थ मेड ह्यूमन। तो दोनों आप अच्छे से याद रखें, दोनों में से कोई भी आ सकती है। नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन में अर्थ मेड ह्यूमन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 which is what states the term determinism। यहाँ भी डिटर्मिनिज्म के बेसिस पे क्वेश्चन था, ये भी डिटर्मिनिज्म के बेसिस पे क्वेश्चन है। आगे मैं जितने भी इन तीनों टर्म्स के बेसिस पे मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना था कि किस कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। दूसरा कि ये टर्म बताता क्या है, क्या बताता क्या है वो लिखिए। ह्यूमन बीइंग इज subordinate human being is subordinate to natural environment। तो ये क्या बताता है, डिटर्मिनिज्म में ये बताया जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है इट इज अ सबॉर्डिनेट टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज बाय whom the term possibilism coined। अब यहाँ पे पहले तो पूछा गया था कि डिटर्मिनिज्म को किसने एक्सपैंड किया था, किसके द्वारा ये टर्म बनाई गई थी, और दूसरी है पॉसिबिलिज्म किसके द्वारा बनाई गई है। तो दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको बताना है पॉसिबिलिज्म, इसका भी नाम आप याद रखें। वो भी दो नाम है, फर्स्ट इज फ्रेंच, सॉरी एक ही नाम है इसमें, तो उसमें दो नाम थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम है। वो एक्चुअली थे फ्रेंच हिस्टोरियन जिसका नाम था ल्यूजेन फेबर। स्पेलिंग मैं अच्छे से देख के लिखूंगी, और ल्यूजेन फेबर, ये दोनों आप नाम याद रखें। कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आपको डिटर्मिनिज्म में पूछा है या फिर आपको पॉसिबिलिज्म में पूछा है। डिटर्मिनिज्म में एलिसवर्थ हंटिंगटन थे और उसके साथ साथ फ्रीडरिच थे। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में दोनों के बजाय सिर्फ एक का नाम लिखा हो, तो दोनों को आप अच्छे से याद रखें नाम। एक थे रेजल, दूसरे थे हंटिंगटन, और यहाँ पे थे फेबर। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ पॉसिबिलिज्म बेस्ड ऑन। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे डिटर्मिनिज्म का पूछा गया था, अब यहाँ पे पूछा गया है पॉसिबिलिज्म का। तो आपको इसका क्या आंसर लिखना है, लिखें ह्यूमन environment relationship, human environment relationship is an offshoot of the criticism of environment determinism। अगर आपको देखने में कोई स्पेलिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वर्ड में रीड करने के लिए दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके साथ साथ इसीलिए मैं बोल के भी आपको बता रही हूँ। इट इज बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। इट इज एन ऑफशूट ऑफ क्रिटिसिज्म of environment
इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट में जो रिलेशनशिप है, इट इज एन ऑफ शूट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ, किसका क्रिटिसिज्म? ऑफ डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट है कि जो थर्ड टर्म है इन्वायरमेंटलिज्म, ये किसके ऊपर जो बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है वो हमें बताना है। ये है एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। It is based upon basic principles of ecology. Next question is what is studied in the term environmentalism? कि environmentalism में actually हम पढ़ते क्या हैं वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्या किस चीज की स्टडी होती है? स्टडी ऑफ, यहाँ पे स्टडी होती है स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन। एक्चुअली इसमें होता क्या है? म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है किस किस के बीच में? एक तो होती है ऑर्गेनिजम्स, उसमें होते हैं ऑर्गेनिजम्स, एंड उसके साथ साथ क्या होते हैं? उसके साथ साथ होता है एक इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट? फिजिकल इन्वायरमेंट। तो क्या क्या है दोबारा से देख लें क्वेश्चंस। गिव एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड इन्वायरमेंट ऑकर्स, पार्क्स, प्लांटेशन, सेंचुरीज। गिव एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। उसने कौन से बनाया? उसने इंडस्ट्रीज बनाए, उसने सिटीज बनाए, उसने टाउन्स बनाए, उसने डैम्स बनाए, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स। व्हाट आर ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप टर्म्स? एक्चुअली क्या होती हैं? 3 टर्म्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड इन्वायरमेंटलिज्म। नेक्स्ट इज give examples of biotic components of environment में जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको बताना है, वो है प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, पैरासाइट्स, एंड दिस इज द आंसर। ये आंसर का पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज नेम जियोग्राफर हु एक्सपेंडेड टर्म डिटर्मिनिज्म। वो 2 थे, फ्रेडरिच रेजल, दूसरा नाम था एलिसवर्थ हंटिंगटन। द टर्म डिटर्मिनिज्म बेस्ड अपॉन, किसके ऊपर बेस्ड थी? एक ही टर्म है लेकिन उसके 2 नाम हो सकते हैं। एक तो है नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन, दूसरा है अर्थ मेड ह्यूमन। एंड नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, व्हाट स्टेट्स द टर्म डिटर्मिनिज्म? इट इज द आंसर इज द ह्यूमन बीइंग इज सबऑर्डिनेट टू नेचुरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज बाय whom the term possibilism coined? द फ्रेडरिच हिस्टोरियन थे, सॉरी एक्चुअली वो थे फ्रेंच हिस्टोरियन जिसका नाम था ल्यूजिन फेबर। द स्टडी ऑफ पॉसिबिलिज्म बेस्ड अपॉन इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बिटवीन जो रिलेशनशिप है, इट इज एन ऑफशूट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म इज बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। अब इसके अंदर पढ़ते क्या है? स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन को पढ़ते हैं कि किसके बीच में इंटरेक्शन होती है, वो ऑर्गेनिजम्स में म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट में। तो इसके साथ हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 इज पॉसिबिलिज्म इंडिकेट्स दैट। पॉसिबिलिज्म के द्वारा ये इंडिकेट किया गया है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो क्या है? वो एक्टिव भी है एंड वो पैसिव भी है। एक्टिव भी है और पैसिव भी है। नेक्स्ट इज नेम द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। ऐसे एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी बाय विच द सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड, जिसके बेसिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जनरेट किया गया था, बताया गया था कि एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या थी। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे ऐसे मिथ्स थे और इतनी सारी इसकी थ्योरीज आई हैं, इतनी सारी डेफिनेशंस आई हैं, तो उनको मॉडिफाई करके बाद में एक टाइटल बनाया गया था जिसके बेसिस पे इसे इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था। तो ऐसे टाइटल का नाम क्या है? आर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद करें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक्चुअली इट्स डेफिनेशन इज, it is a process
विच कैन बी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू इंडेफिनेटली, कंटिन्यू रहता है इंडेफिनेटली, बट विदाउट डिप्लीटिंग, डिप्लीशन नहीं होती है, विदाउट डिप्लीटिंग द रिसोर्स बेस, मतलब इसमें कंजप्शन होती है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें रिसोर्स जो है, रिसोर्स का जो बेस है उसको खत्म नहीं किया जाता है, ऑन विच इट्स डिपेंड, ऑन विच इट डिपेंड्स। तो मैंने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में इसके बीच में कोई इसे दो शब्दों में लिखा जाए, क्या ये व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी, ऐसे करके क्वेश्चन आया तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जो आंसर है उसमें आ जाए कंटिन्यूड इंडेफिनेटली बट विदाउट डिप्लीशन, विदाउट डिप्लीशन, ऐसी भी डेफिनेशन आ सकती है, ऑप्शन आ सकती है। लेकिन मैंने पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख दी कि आपको इसमें से ऐसी कोई भी ऑप्शन आती है तो उन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सके। तो एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी है क्या, वो समझ लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनडेफिनेटली कंटिन्यूड सिस्टम है, कंटिन्यूड सिस्टम है विच कैन बी कंटिन्यू रहता है इनडेफिनेटली, बट उससे क्या होता है कि जो नेचर के रिसोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिस पे ये सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है, ऐसे रिसोर्सेज को वो डिप्लीट नहीं करता है, वो डिप्लीशन उसकी नहीं होती है। मतलब कि सीधे सीधे शब्दों में कहें कि ऐसा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचर के जो भी रिसोर्सेज हैं उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो खत्म नहीं होंगे, ऐसी एक टर्म है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट इज बाय विच वर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड बाय हर्मन डेली। हर्मन डेली थे जिनके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक शब्द में, सिर्फ एक शब्द में डिफाइन किया गया था। वो शब्द क्या है, यही मैं आंसर लिख दे रही हूं, वो शब्द था ऑक्सीमोरोन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो शब्द क्या था, और ऑक्सीमोरोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीमोरोन, मतलब ऑक्सीमोरोन है क्या। अब ये बात आती है कि ऑक्सीमोरोन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन भी क्या है वो लिख लेते हैं। ऑक्सीमोरोन एक्चुअली रेफर टू, ये किसके द्वारा, इट इज रेफर्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसे घुमा दिया गया है। पहले में क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हर्मन डेली के द्वारा वो डिफाइन की गई थी, लेकिन उसे एक किस शब्द के द्वारा दर्शाया गया था, वो था ऑक्सीमोरोन। अब क्वेश्चन है कि ऑक्सीमोरोन जो है, एक शब्द जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया था, हर्मन डेली के द्वारा। तो आंसर इसका यहीं पे आ जाएगा, वो है हर्मन डेली, हर्मन डेली। इसके द्वारा इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि हर्मन डेली कौन थे, तो आपको याद रखना है कि वो कौन थे, एन इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट। क्या थे वो, हर्मन डेली कौन थे, एन इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीमोरोन टर्म क्या है। अब ऑक्सीमोरोन क्या है, लिखिए डेफिनेशन, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। एक फिगर ऐसी है दैट combines two contradictory terms, ऐसी दो टर्म्स जो आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस में हों, ऐसी टर्म्स को इन अ compressed paradox क्या है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच
that combines two contradictory terms, दो contradictory terms को combine करता है और उसे कंप्रेस करके एक टर्म बना देता है, कंप्रेस्ड पैराडॉक्स बना देता है, जिसे बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन एक्चुअली इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऑक्सीमोरन क्या है, ऑप्शन में ये सिर्फ ये भी हो सकता है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, या फिर ये भी हो सकता है इट ट्रांसफर्स या इट there is a transformation of two contradictions in compressed paradox. What is the meaning of development in Oxford Dictionary? Development का जो मतलब है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, उसका मतलब क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसका मतलब है इट इज अ स्टेज, या फिर उसका दूसरा मतलब एडवांसमेंट। क्या है? एडवांसमेंट। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट कर लें। पॉसिबिलिज्म इंडिकेट्स दैट फिजिकल इन्वायरमेंट इज, क्या है वो? एक्टिव भी है, वो पैसिव भी है। नेम द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट बाय विच द सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड, ऐसी कौन सी एक जो टर्म थी वो क्या थी? द आर कॉमन फ्यूचर। डिफाइन द टर्म सस्टेनेबिलिटी, तो क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच continued indefinitely without depleting the source on which it depends. तो next question is by which the word sustainable development defined by Herman Daly, वो एक शब्द था ऑक्सीमोरन। अब क्वेश्चन है ऑक्सीमोरन किसने दिया था? वो वही आंसर हर्मन डेली। वो कौन थे? एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, वो कौन थे? वो थे एन इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट इज what is oxymoron? Actually it is a figure of speech which combines two contradictions in one paradox. Next is what is the meaning of development in the Oxford Dictionary? That is advancement या फिर a stage। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है what is demographic transition? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होती है? It is a transition from, it is a transition of from a continually growing population to one। तो क्या है? It is a transition from a continually growing population to one। What is resource transition to make future societies? तो resource transition क्या होती है? It relies on nature's income, ये रिलाई करती है ऑन द नेचर इनकम। और उसके साथ साथ एक और ऑप्शन हो सकती है, वो भी आप चूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए इट प्रोटेक्ट्स इकोसिस्टम, इट प्रोटेक्ट्स इकोसिस्टम कैपिटल, ताकि उसकी डिप्लीशन ना हो जाए फ्रॉम डिप्लीशन। तो क्या है? इट रिलाइज ऑन इन नेचर्स इनकम। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है इट प्रोटेक्ट्स इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है इकोसिस्टम कैपिटल फ्रॉम द डिप्लीशन, ताकि उसकी डिप्लीशन ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निकल ट्रांजिशंस। ऐसी बहुत सारी ट्रांजिशंस हैं, जिनमें से एक थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और एक थी रिसोर्स ट्रांजिशन। नेक्स्ट इज टेक्निकल ट्रांजिशन। तो टेक्निकल ट्रांजिशन क्या है? इट इज अ ट्रांजिशन, लेकिन कहां से? फ्रॉम pollution intensive pollution intensive production to environment
फ्रेंडली प्रोसेसेस। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? टेक्निकली एक ट्रांजिशन है फ्रॉम द पोल्यूशन इंटेंसिव प्रोडक्शन से ट्रांजिशन की जाती है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस में। पोल्यूशन करने वाले पोल्यूशन एनहांसमेंट्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको ट्रांजिशन उसकी कर दी जाए ऐसे कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन हो जाए इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस वो बन जाएं। नेक्स्ट इज व्हाट आर प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसी कौन कौन सी चीजों को प्रायोरिटी मिली है? तो सबसे पहले तो है कि गरीबी हटाई जाए, रिड्यूस पॉवर्टी। नेक्स्ट इज जो फॉरेस्ट हैं उसे प्रोटेक्ट करें। और क्या है? स्लो डाउन द पॉपुलेशन। स्लो डाउन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द एनवायरमेंटल स्टडीज कंट्रीब्यूट। तो किसको कंट्रीब्यूट करता है, कैसी चीज को? वो है ब्रांच, अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ changes inherent changes in the environment and their effects on living beings। तो क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ इनहेरेंट चेंजेस हो इन्वायरमेंट में। एक तो ये ऑप्शन हो सकती है, दूसरी हो सकती है कि जो भी इनहेरेंट चेंजेस हैं उसके इफेक्ट को स्टडी करना है। इफेक्ट किस पे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट जो पड़ने वाले हैं उस ब्रांच को स्टडी करते हैं द एनवायरमेंटल स्टडीज। तो किस चीज को कंट्रीब्यूट करते हैं? इट इज कंट्रीब्यूट टू ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ इनहेरेंट चेंजेस इन द एनवायरमेंट एज वेल एज द इफेक्ट्स ऑन द लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन इन द एनवायरमेंटल स्टडीज। एक्स सिटू क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शंस in natural habitat situation। Next question, what is in situ? What is in situ? It is conservation outside their natural habitats। तो क्या था? दोबारा से कर लें। 30th क्वेश्चन था व्हाट इज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? द ट्रांजिशन फ्रॉम अ कंटिन्यूअली ग्रोइंग पॉपुलेशन टू वन। व्हाट इज रिसोर्स ट्रांजिशन टू मेक फ्यूचर सोसाइटीज? इट रिलाइज ऑन द नेचर इनकम। उसके साथ साथ प्रोटेक्ट करेंगे उससे होने वाले नुकसान को। डिफाइन टेक्निकल ट्रांजिशन। इट इज अ ट्रांजिशन ऑफ पोल्यूशन के साथ होने वाली प्रोडक्शन को ट्रांजिशन उसकी कर दी जाए इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस में। व्हाट आर प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दैट इज पॉवर्टी रिड्यूस करी जाए, फॉरेस्ट को बचाया जाए और पॉपुलेशन है उसे उसका जो रेट है उसे स्लो किया जाए। नेक्स्ट इज व्हाट द एनवायरमेंटल स्टडी contributes। वो क्या है? It contributes the branch of science, the branch of study of inherent changes in environment। कैसे वो चेंजेस हो रहे हैं environment में और उससे पड़ने वाले इफेक्ट्स को भी ये ब्रांच जो है स्टडी करती है। ex situ conservation according to environmental study, it is construction in natural habitat situation।
इन सीटू में क्या है, कंजर्व करके रखें आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। एंड नेचुरल हैबिटेट्स के आउटसाइड जो भी इन्वायरमेंट है उससे कंजर्व करके रखा जाए। तो इसके साथ हमने कर लिए हैं इस यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट है इन्वायरमेंटल स्टडीज की, फर्स्ट यूनिट के 35 प्लस क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व करे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहे हैं, ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि हमने पहले भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको पेपर के पहले या आपको पेपर से इस टाइम में, इस मेन टाइम में आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सब्जेक्ट को फाइनली, क्योंकि जितने भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे हमने इस यूनिट के उठा के आपको बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देख लेंगे, इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपको प्रिपरेशन के लिए जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसका टाइम कंज्यूम करके इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पेपर से 1 या 2 दिन पहले भी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तब भी आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको कॉपी में कुछ भी नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसके साथ साथ ये भी बता दें कि ये 3 कोर्सेज, बीए जनरल और बीकॉम जनरल और बीएससी जनरल के लिए, तीनों कोर्सेज के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, और ये कॉमन सब्जेक्ट है और इसीलिए इसमें से कॉमन जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के लिए कॉमन है, तीनों कोर्सेज के लिए, और ये वीडियो जो है तीनों कोर्सेज के लिए कॉमन है। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है और फर्स्ट टाइम आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।